हाँ जी सर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं बच्चों? अच्छी चल रही है आप सभी की तैयारी? जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो कला और संस्कृति है। कला और संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं बच्चों, अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है कि आप एक भी दिन वेस्ट कर सको। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो अब अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट कर सके, ये कह सके गुरुजी बाद में पढ़ूंगा या कल से पढ़ूंगा। ऐसा एक भी बच्चा अब हमारी क्लास में नहीं होना चाहिए। बच्चों, जो आज की क्लास है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन आपको अच्छी भी लग रही है उसके बाद भी आप लोग फीडबैक देकर नहीं जाते हो। मैं आपसे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हूं। आप लोग मेरी डेली क्लास करते हो, आप लोगों को क्लास पसंद आती है, आप लोग बताते हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, सत श्री अकाल भैया, उसके बावजूद भी आप लोगों से मैं ये बोलता हूं कि फीडबैक देके जाया करो। तो मैंने आज जब जाके फीडबैक चेक किया तो मात्र 10 20 30 बच्चों का फीडबैक आता है, जो कि आपका एक गलत पॉइंट है। आप सब लोगों के लिए यहाँ पे दिल से मेहनत की जाती है। मैं सुबह 6 बजे से, आप सभी को पता होगा, मैं 6 बजे डेली यूट्यूब पे लाइव क्लास लेता हूँ। जब लोगों की आंख नहीं खुलती है, मैं उन बच्चों को फ्री पढ़ाने आता हूँ जिन बच्चों के पास पैसा ना होने की वजह से वो बैच परचेज नहीं कर पाए हैं। और उसके बावजूद भी अगर इतनी मेहनत के बाद आप लोग फीडबैक लेके नहीं जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत ज्यादा गलत लग रहा है। मैं हर बार आपसे पूछता हूं, हर बार आपसे कहता हूं कि बच्चों अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे 10 बार कहिएगा, लेकिन अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों कोई बात नहीं, एज योर चॉइस, आप ना भी दें कोई बात नहीं। दोस्तों, आपको पता है मैं डेली सुबह, बच्चों ये कोई उस वाली बात नहीं कि गुरुजी ये कोई एक एटीट्यूड वाली बात चल रही है यहाँ पे। हम 6 बजे डेली सुबह लाइव आते हैं, डेली सुबह 6 बजे। हो सकता है कि जब मैं आप में से एक दो बच्चे की आंख भी ना खुलते हो, समझ रहे हो ना? मैं बहुत ज्यादा आज एग्रेसिव होकर इस बात को बोल रहा हूं आप सभी के लिए। कोई बात नहीं, आपकी खुद की मर्जी है, आप देना चाहे दीजिए, नहीं देना चाहे मत दीजिएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन बच्चों, मैं तो आप सबके लिए पढ़ाता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। ये सवाल आज मैं वो सवाल लेकर आया हूं बेटा, ध्यान से सुनना। मैं वो सवाल लेकर आया हूं जो आपके एमटीएस के पिछले पेपर में आए हैं, जीडी के पिछले पेपर में आए हैं, रेलवे के पिछले वाले पेपर में पूछे गए हैं। कला और संस्कृति जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब मैंने एक जगह कलेक्शन करके रखा उनका। तो बेटा कैसा है मेरा विचार, जरा बताओ मुझे। मैंने पूरा कलेक्शन, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाए कला संस्कृति से, उन सबको एक जगह करके रख दिया है। तो कैसा रहा ये कलेक्शन, जरा पहले ये बताओ।
मतलब सारा कलेक्शन एक जगह कर दिया मैंने, चाहे वो एमटीएस का हो, जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे बेटा वो किसी भी बैच का हो, एक जगह करवा दिया है। आप खुद बताओ, इसमें कोई थ्योरी नहीं बनती है, इसमें थ्योरी नहीं बनती है। जहां पर जरूरी मुझे लगेगा मैं इसकी डिटेल और बताऊंगा आपको। अब देखो, जैसे सवाल पूछा जाता है, बताइए किसे पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सवाल पूछता है कि पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। अब अमीर खुसरो से 3 सवाल पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से, ध्यान से सुनना। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? पहला सवाल, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? क्योंकि बच्चों अब आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, अब मेहनत करो जितनी ज्यादा हो सके। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बच्चों इसने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक थी इसकी, जिसका नाम था आशिका। हर रात को जागने वाला लड़का आशिक नहीं होता, वो मेहनती भी होता है, वो माँ बाप के सपनों के लिए जाग रहा होता है, वो बहन भाई के सपने के लिए जाग रहा होता है। एक पुस्तक लिखी आशिका। दूसरी पुस्तक लिखी इन्होंने तुगलकनामा। तुगलकनामा। बेटा आप लोग, खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? खड़ी बोली का आविष्कार, सितार का आविष्कार किसने किया है? तबले का आविष्कार किसने किया है? ये सारे आविष्कार जो किए ना बेटा, आशिका, तुगलकनामा, खजाइनुल फतू, मिफ्ताहुल फतू, खड़ी बोली, सितार, तबला, इन सबका करने वाला कौन था दोस्तों? ये अमीर खुसरो था। ये किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के। इसने 7 सुल्तानों का काल देखा है। 7 सुल्तान, इसने 7 सुल्तानों का काल देखा बेटा, मतलब 7 सुल्तानों के दरबार में काम कर चुका है। अब आप बताइए बच्चों, अगर एग्जामिनर कल आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि बताइए जो खड़ी बोली होती है, उस खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? तो बेटा अमीर खुसरो ने किया था। आप जो सितार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, इनका आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। चाहे सितार हो या तबला हो, इनका आविष्कार करने वाला कौन था सर? अमीर खुसरो थे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। बताओ जरा, अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? सभी धर्मों से रिलेटेड मैं आपको आंसर कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, सभी धर्मों से रिलेटेड जो भी पेपर में आ सकते हैं। तो सवाल मैंने आपसे पूछा, जो भी तुम्हारे पेपर में आने वाले सवाल हैं, चाहे वो आपके एमटीएस की बात कर रहा हो, जीडी की बात कर रहा हो, यूपी की बात कर रहा हो, स्टेनो की बात कर रहा हो, सीएचजेएल की बात कर रहा हो, सीएचएसएल की कर रहा हो, आरपीएफ की कर रहा हो, मैंने सबके लिए आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है। इनका जन्म कहां पर हुआ था सर? पटियाली में। कहां पर? पटियाली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में एक स्टेशन है, दिल्ली में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम क्या है? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है या नहीं है? तो बच्चों जहां पर मैं आपको बता दूं, हजरत निजामुद्दीन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां पे निजामुद्दीन औलिया की कब्र है, वहीं के आसपास में, उसके थोड़े पास में ही बच्चों किसकी कब्र है? अमीर खुसरो की भी कब्र है। ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था, ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था बच्चों। अगले देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मतलब एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है बच्चों, बताइए जरा। भैया इनका जो नाम था बेटा, इन्होंने 8 सुल्तानों का काल नहीं देखा है। अब जो बच्चा बार बार एक कमेंट कर रहा है सर इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा है, नहीं, इन्होंने सिर्फ 7 सुल्तानों का काल देखा है। और बेटा आंसर आएगा आपका मोहम्मद हसन। अगला देखिएगा, अगला है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये सवाल आपका 10 बार एग्जाम में आ चुका, कम से कम 10 टाइम, कम से कम 10 बार आपके पेपर में सवाल आ चुका है भैया कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो बेटा आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। बच्चों एक बार सीएचएसएल का पेपर था, एक बार सीएचएसएल का पेपर था, और उसमें सवाल पूछा गया था कि उस सुल्तान का नाम बताइएगा जो खेलते हुए जिसकी डेथ हुई हो, मतलब खेल के मैदान में जिसकी डेथ हुई हो, वो कौन खिलाड़ी था? ऐसा कौन था, व्यक्ति था, सुल्तान था जिसकी मृत्यु खेल से हुई हो? तो बच्चों खेल में हुई थी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते हुए, कौन सा भैया? पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है।
सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जरा, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? अब आप सच बताओ कि ऐसे सवाल पेपर में आते नहीं आते? आप बताइए भैया। पोलो क्या होता है बेटा? पोलो होता है घोड़े के ऊपर बैठ के गेंद पे किक लगाई जाती है स्टिक से। तो दोस्तों ये सारे सवाल पेपर में आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आज आप जरूर पढ़ के जाएंगे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे बेटा? वो थे आपकी मनु। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत में रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत में रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, तब आप लोगों का जवाब आएगा सर हमारे देश में पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है? पार्लियामेंट। ये आपको याद रखना होगा। आज हमारे देश में जो रूल बनाती है वो पार्लियामेंट बनाती है। सर पार्लियामेंट का आर्टिकल बताओ तो क्या है? पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आती है? पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आती है? तो बच्चों पार्लियामेंट सबसे पहले जवाब दिया गुड्डी सिंह ने, 79 आर्टिकल। बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? बोलिएगा। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक ही है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक है। आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों ये जाना जाता है किसका? सर मोइनुद्दीन चिश्ती को। बेटा इनसे एक सवाल पूछा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह कब्र कहां पर है? तो दरगाह है अजमेर में। इनकी दरगाह कहां पर बेटा? अजमेर में। यहां अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी यहां पर गए हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, सब लोग यहाँ पे जब उनकी कोई मूवी रिलीज होती है तो यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए जरूर जाते हैं अजमेर में। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर जो था इसे किसने बसाया था? तो भैया इसे राजा अजय राज ने बसाया था। राजा अजय राज ने बसाया था। नेक्स्ट देखिएगा, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? अब देखो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब से जितने भी सवाल आ सकते हैं हम एक ही जगह यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब से जितने भी सवाल बनते हैं हम यहीं पर कर लेंगे। देखो भैया अगर मैं बात करता हूं हजरत मोहम्मद पैगंबर की, तो बेटा इनकी थ्योरी में यहीं पर आपको पढ़ा देता हूं। दरअसल में इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ बेटा 570 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। सवाल पूछता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ये सवाल पूछा जाता है बच्चों। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कोई बच्चा बता सकता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो बेटा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। और ये ध्यान रखना इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हीरा केव, हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा केव, हीरा केव में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चों 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। 622 ईस्वी में ये मक्का से कहां चले गए बेटा? जन्म मक्का में हुआ था और ये मक्का से कहां चले गए? मदीना में चले गए। मक्का से मदीना में। ये दोनों इस्लाम धर्म के पवित्र शहर माने जाते हैं। मक्का और मदीना ये दोनों शहर कहां पड़ते हैं बेटा? मक्का और मदीना ये दोनों शहर कहां पड़ते हैं? मक्का और मदीना दोनों शहर कहां पड़ते हैं? सर ये सऊदी अरब में पड़ते हैं, अजमेर में नहीं पड़ते बेटा, ये सऊदी अरब में पड़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, मक्का से मदीना जाने की यात्रा इनकी हिजारत कहलाई थी। 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों इस्लाम का जो उदय हुआ था एक तरीके से वो अरब में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सच्चा मुस्लिम उसे माना जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति 5 बातों को फॉलो करता हो। वो 5 बात कौन कौन सी होती है? एक सच्चा मुस्लिम किसको माना जाता है? हमारी क्लास में कोई बच्चा इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ हो तो हमारी बात को जरूर बताना बेटा। सच्चा मुस्लिम किसको माना जाता है? पहली बात, जो एक दिन में 5 बार नमाज होती है, जो पांचों नमाज अदा करता हो। मैं नाम नहीं जानता लेकिन रियली सॉरी उसके लिए। एक दिन में 5 नमाज होती हैं, जो पांचों नमाज जो पढ़ता हो या उनके बारे में जानता हो। इसके बाद बच्चों दूसरी बात, जो कलमा पर विश्वास करता हो। जो क्या करता हो बच्चों? जो कलमा पर विश्वास करता हो। तीसरा, जो रमजान के महीने में रोजा रखता हो, जो रमजान के महीने में रोजा रखता हो। और अगर मैं चौथे की बात करूं बेटा,
जीवन में एक बार हज यात्रा करता हो, जीवन में एक बार क्या करता हो, हज याद करता हो, हज यात्रा करे। और पांचवा पॉइंट आता बेटा वो जकात अदा करता हो, जकात अदा 1/40, अगर 40 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपया दान करता हो। इस्लाम धर्म की अगर मैं बात करूं, इस्लाम धर्म बेटा ऐसा होता है, अगर आप सीधे हाथ से दान करते हो तो उल्टे हाथ से आपको पता नहीं चलता, ये होता है जकात करना। लेकिन आजकल तो लोगों ने इसका मजाक बना के रख दिया है, समझ रहे हो ना। अगर 10 रुपए भी दान करते हैं तो आवाज लगवाई जाती है कि इसने 10 रुपए दान करे हैं, जबकि वास्तविकता ये है बच्चों, जबकि वास्तविकता ये है, जकात का मतलब है कि अगर आपने एक हाथ से दान किया है तो दूसरे हाथ को उसका पता नहीं चलना चाहिए। बच्चों क्या ये मेरी बात सही है? अगर आप में से कोई बच्चा जुड़ा हो, चलिए, तो ये आपको मैंने सारी बात बता दी है दोस्तों, इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई, जो आपके पेपर में आ सकती है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। जिस तरीके से मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया है, उसी तरीके से अब मैं आपको सिख धर्म के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो सत श्री अकाल भैया, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जो सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। एक बात आपको बच्चों यहां से जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी को आप छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आप सिख धर्म पहले याद कीजिएगा। पहले सिख धर्म बच्चों, अगर मैं सिख धर्म की बात करता हूं तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। अब इन 10 गुरुओं को याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, हमेशा हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखोगे। नारा हरा ताई जी, NAARA, NAARA, ट्रिपल एच टी जी भैया, ये रहे 10 गुरु। इन 10 गुरुओं की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, पहले गुरु का नाम था गुरु नानक जी, दूसरे गुरु का नाम था अंगद जी, श्री गुरु अंगद जी, श्री जरूर लगाइएगा, श्री गुरु नानक जी, श्री गुरु अंगद जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसका मतलब यह हुआ कि सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं में से आपको 10वें गुरु, 9वें गुरु, 5वें गुरु और पहले गुरु जरूर याद होने चाहिए। आपको बता दूं, 5वें गुरु का नाम था श्री गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु का नाम था श्री तेग बहादुर जी, और इन दोनों को ही मृत्यु दंड दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों? जो आपके जो भी आपके मुगल बादशाह थे, उन्होंने इन्हें मृत्यु दंड दिया है। क्या दिया दोस्तों? इन्होंने मृत्यु दंड दिया है। जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया है, औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया है। बच्चों आपने देखा होगा कई बार, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सतनाम सिंह, सतनाम सिंह। तो बच्चों महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना, जैसे भारतीय टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, लड़कियों के नाम के आगे कौर लगाना। अगर मैं बात करूं महिला के नाम के आगे कौर लगाना और पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगाना, इस परंपरा को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। और ये सिख धर्म के 10 गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे बच्चों। और इनके बाद में कोई सिख धर्म का गुरु नहीं है, इनके बाद सिख धर्म का कोई गुरु नहीं है। तो सबसे पहली बात चल रही है, गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, और बच्चों पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। कहां पर? तलवंडी एक शहर पड़ता है यहां पर इनका, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो भैया इनका जो जन्म हुआ था वो यहां पर हुआ था। अब बच्चों हर धर्म के बारे में आज मैं आपको इतना इतना जरूर बता के चलूंगा, जिससे आपको ये मिलता चले कि इतना इतना आपको जरूर मिलता चले। सर 9वें गुरु का नाम बताइएगा। 9वें गुरु का नाम है श्री गुरु तेग बहादुर जी। क्या नाम है? श्री गुरु तेग बहादुर जी। अब आप बताओ, एक धर्म से, मैंने इस्लाम धर्म पढ़ाया आपको, इतना ही उसके बारे में बताया। मैंने आपको सिख धर्म पढ़ाया, उससे ज्यादा इनके बारे में बताया है। आपको हिंदू धर्म आएगा तो और ज्यादा बताऊंगा, बौद्ध धर्म आएगा फिर भी बताऊंगा। मतलब आज सारे धर्मों के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आप कभी परेशान ना हो। ठीक है बच्चों, ये बताओ कि आज के जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, डिटेल में थोड़े से पढ़ा रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए बच्चों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कहोगे कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं शायद नहीं बताऊंगा। चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आता, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। अब चैतन्य कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। चैतन्य ने शिक्षा दी थी ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की शिक्षा या भक्ति की शिक्षा दी थी। तो बच्चों चैतन्य ने जो शिक्षा दी थी, ये दी थी बच्चों किसकी? ये दी थी भक्ति की, भगवान के वश में। ये कौन बच्चा है? मैं अभिषेक चौधरी से बात करना चाहूंगा भैया। क्लास में सिर्फ एक बच्चा तो ऐसा आया कम से कम,
सर मुझे ये समझ नहीं आया। अभिषेक चौधरी, हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो भैया, बोलो भैया। बोलो आपकी प्रॉब्लम क्या है बेटा। 11वें गुरु ही नहीं हुए थे। जिसको प्रॉब्लम हो बाद में पूछना बच्चों, मैं किसी का वो नहीं करना चाहता। दोस्तों ये सवाल मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये सवाल मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो किस आर्टिकल के तहत बनाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। इस आर्टिकल की अगर बात की जाए तो दोस्तों बच्चों मैंने बताया था कल आपको आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि एक राज्य से 2 राज्य अगर आपको बनाने हैं। अगला देखिएगा, किसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आज आपको हर तरीके का सवाल कराया जाएगा। हमारे भारत में अध्यादेश कौन पारित कर सकता है, हमारे देश में अध्यादेश पारित करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है बच्चों, बताइए ना जरा। बेटा हमारे देश में अध्यादेश 2 व्यक्ति पारित कर सकते हैं, या तो आपके कर सकते हैं प्रेसिडेंट, बेटा जरा प्रेसिडेंट का आर्टिकल बताओ, या फिर आपके कर सकते हैं गवर्नर। इन दोनों के आर्टिकल बताओ जरा एक बार, जल्दी जल्दी फास्ट। दोस्तों आप लोगों के दोनों के आंसर गलत आ गए हैं, एक कुछ के सही है कुछ के, ये 123 होता है और ये 213 होता है। बेटा आप लोग देख लीजिएगा कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भैया इसे शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, इसे शॉर्ट में बोलते हैं HSRA। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसी को कन्वर्ट किया गया था HSRA में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका जो गठन किया गया था इसमें बेटा चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल थे, 1928 में किया गया था। अगला देखो, अगला सवाल आता है क्लासिकल डांस, अगला टॉपिक है बच्चों क्लासिकल डांस। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके पेपर में 1 नंबर जरूर आएगा, आपके पेपर में 1 नंबर जरूर आएगा शास्त्रीय नृत्य से, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करता हूं तो तुम्हारे लिए पेपर के दृष्टिकोण से यह सवाल बहुत आ जाओ भैया। अब क्लासिकल डांस, अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करता हूं थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 1 नंबर यहां से जरूर आएगा, 1 नंबर यहां से जरूर आएगा आपके पेपर में। बेटा अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करूं तो सबसे पहले क्लासिकल डांस के बारे में किसने बताया था, तो दोस्तों सबसे पहले क्लासिकल डांस के बारे में अगर किसी ने बताया था तो उनका नाम भरत मुनि। क्या नाम था बेटा, भरत मुनि ने सबसे पहले क्लासिकल डांस के बारे में बताया था। इन्होंने कहा, इन्होंने लिखा किसमें बेटा, नाट्य शास्त्र में, किसमें, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को इन्होंने लिखा और नाट्य शास्त्र को इन्होंने 5वां वेद कहा। और इन्होंने बताया कि भारत में 5 क्लासिकल डांस हैं, कितने, 8, भारत में 8 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं बच्चों, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, मजा आएगा। भारत में 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें पहला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। बच्चों भरतनाट्यम कहां होता है, सर तमिलनाडु में होता है, भरतनाट्यम कहां होता है, तमिलनाडु में होता है। इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूं कुचिपुड़ी, अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करता हूं तो कुचिपुड़ी कहां होता है बेटा, कुचिपुड़ी होता है आपके आंध्र प्रदेश में। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कथक की, तो कथक होता है अपने उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करता हूं बेटा ओडिसी की, ओडिसी, तो बेटा ओडिसी होता है उड़ीसा में। अगर मैं बात करता हूं मणिपुर की, मणिपुरी की, तो बेटा ये होता है मणिपुर में, कहां होता है, मणिपुर में।
छठे की बात करता हूं बेटा, 7वां और 8वां, कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये दोनों होते हैं केरल में। और बच्चों एक बचा लास्ट, सात्रिया, ये आपका होता है असम में। ध्यान रखना, 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो जाएगा अगर आपने ये सारे के सारे डांस याद कर लिए कि कौन सा डांस कहां होता है। अब इन पे सवाल आते हैं, सवाल कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो जरा, सबसे पहला सवाल आएगा कि भारत में सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, तो बेटा ये रहा, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस इज भरतनाट्यम। देन जो इसका नाम हुआ करता था वो नाम था इसका सदीर, यानी कि सबसे पुराना, सबसे पुराना क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। सबसे नया अगर मैं बात करता हूं, सबसे नया, तो बेटा वो हो जाएगा आपका कौन सा, सात्रिया। अब आप बताना मुझे, पहले इसे एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो जरा, एक बार रीड कर लो, फिर देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से बनेंगे। ओल्ड नेम सदीर, SADIER, याद है सारे के सारे। अब देखो जिन बच्चों को याद नहीं थे वो इन्हें याद कर लो, और देखो कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब बेटा इसका थ्योरी नहीं होता है सौरभ चौधरी, जिसकी थ्योरी होगी मैं अपने आप कराऊंगा। इसका मतलब आप ज्यादा जानते हैं फिर हम लोगों से। लास्ट में मैंने लिखा बेटा सात्रिया, मैंने लास्ट में लिखा है सात्रिया, और सात्रिया होता कहां पर है, असम में। अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखो जरा, टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। कौन सा डांस उत्तर भारत में होता है, अब जरा बताओ इसे, उत्तर भारत में कौन सा डांस होता है। अरे यार एक बात जानते हैं आप, उत्तर में कौन सा स्टेट पड़ता है, आप ही देखो नॉर्थ में कौन सा स्टेट है। अगर मैं नॉर्थ में स्टेट की बात करूं तो नॉर्थ में यूपी पड़ता है, और यूपी में कौन सा डांस होता है, कथक होता है, यूपी में कथक होता है। बस बन गई बात। अगला सवाल देखो, आप कितनी जल्दी जवाब दोगे, एक बच्चे का भी जवाब गलत नहीं आ सकता। बताओ कुचिपुड़ी कहां होता है, बोलो भैया कुचिपुड़ी कहां होता है। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करता हूं तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है बेटा, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है। ना जाने कितनी बार आपके पेपर में सवाल आ रहा है, बन रहे सवाल नहीं बन रहे, पहले 5 में से 5 बताना किसके ठीक है, ये पहला सवाल है। 5 में से 5 बताना किसके ठीक है, पहला हो गया। अब आ जाओ दूसरे पर, मोहिनी अट्टम किस राज्य में होता है, मोहिनी अट्टम। 5 में से 5 अगर तुम्हारे ठीक हो गए इसका मतलब तुम टैलेंटेड बच्चे हो। मोहिनी अट्टम किस राज्य में होता है, सर मोहिनी अट्टम आपके केरल में होता है। बेटा आप जानते हैं केरल का लिटरेसी रेट भारत में सबसे ज्यादा है, केरल की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, केरल में सबसे अधिक प्रचलित क्लासिकल डांस कौन सा है, केरल में सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तब दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, केरल में सबसे प्रचलित है आपका कथकली। तीसरा सवाल, 3 हो गए। अब आ जाओ चौथे पर, भरतनाट्यम भारत के किस राज्य में होता है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। भरतनाट्यम किस राज्य में होता है बताओ जरा। सर भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है तमिलनाडु में। कहां पर होता है, तमिलनाडु में। हो गया क्लियर। अगला देखो पांचवा सवाल, पांचवा सवाल ये रहा, कथक कहां पर होता है, जरा बताओ बेटा। कथक होता है आपके उत्तर भारत में। कितने बच्चे हैं जिनके 5 में से 5 ठीक हैं, जरा बताओ। आज पहली बार आप क्लासिकल डांस पढ़ रहे हो और 5 में से 5 ठीक कर रहे हो, और कैसी क्लास चाहिए बच्चों आपको, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अब से पहले तो मैंने नहीं पढ़ाया ना आपको, पहली बार पढ़ते ही आपके 5 में से 5, मैं जानता हूं आपके 5 में से 4 ठीक होंगे कई बच्चों के, क्योंकि जो केरल में सबसे अधिक प्रचलित डांस है, आप लोगों ने उसका आंसर मोहिनीअट्टम दिया था बहुत बच्चों ने, है ना। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको बता दूं, पहली बार पढ़ने पे अगर आपके 3 भी ठीक बन रहे हैं ना, आप सुपर हीरो हो, मेरे लिए सुपर हीरो हो। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, आज मजा आएगा ना, पता लगेगा तुम कितने पानी में हो। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, अब बताओ, पढ़ाइए बताइए ना, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है।
स्टेटमेंट में पूछूंगा बेटा, बताओ ना स्टेटमेंट में आगे सवाल। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ऐसे नहीं आते, स्टेटमेंट में आते हैं। तो ये रहा स्टेटमेंट का सवाल, बताओ जरा। अब देखो वो कह रहा कौन सा सही है। भैया भरतनाट्यम कहां होता है सर? तमिलनाडु में, इसका मतलब गलत लिख रहा है। सर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, गलत लिख रहा है। गुरुजी कथकली केरल में, बिल्कुल एकदम ठीक है। सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आगे मैं फिर से 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूं आपका। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन देख लेना किसका ठीक है किसका गलत। आ जाओ दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से सुमोलित नहीं है, मतलब 3 सही है 1 गलत है, बताओ कौन सा गलत है। बेटा इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। आ जाओ जरा, इनमें से कौन सा गलत है। आज पता लग रहा भी हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इनमें से गलत है बेटा कथकली, क्योंकि कथकली होता है कहां पर सर? केरल में। उसने दिया कर्नाटक। और कर्नाटक का अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करूं तो कोई क्लासिकल डांस कर्नाटक में नहीं होता, जबकि फोक डांस होता है, जिस फोक डांस का नाम है बेटा आपका वहां का यक्षगान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जरा निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ये शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम। मैं जानता हूं ये तुम्हारा गलत होने वाला है, गलत होने वाला है, कुछ का सही होने वाला है। आंसर आ गया सर मणिपुरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मखोटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? मखोटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? सर मखोटा नृत्य का संबंध आपके कथकली से है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट गदर पार्टी की स्थापना। चलो थोड़ा सा तुम्हारा मूड चेंज करते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं पाकिस्तान की तरफ। बात है गदर पार्टी। आप लोगों ने एक मूवी देखी है गदर एक प्रेम कहानी? आप लोगों ने एक मूवी देखी है गदर एक प्रेम कहानी? देखी यस या नो? आप तो गदर 2 भी बन गई है? ये गदर का मतलब क्या होता है आज तक किसी को ये पता है? गदर मूवी आपने देख ली, गदर पार्टी आपने सुन ली, लेकिन इस गदर का मतलब क्या होता है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। इस गदर का मतलब क्या होता है? पता है किसी को गदर का मतलब क्या होता है? दोस्तों आप गदर मूवी देखना, और पहले सीन से लेकर लास्ट के सीन तक गदर मूवी में लड़ाई दिखाई गई है। बोलो यस या नो? उस पूरी मूवी में लड़ाई होगी। कभी सनी देओल अकेला नल उपाड़ देगा, कभी पूरे पाकिस्तान की सेना पर अकेला हमारा सनी देओल भारी पड़ जाएगा। आंदोलन, विद्रोह, ये सब आपको दिखाई देगा। गदर का मतलब होता है झगड़ा करना। गदर का मतलब होता है झगड़ा करना या विद्रोह करना, या इसे आप कह सकते हैं लड़ाई करना। लड़ाई करना या आप कह सकते हैं क्रांति करना, है ना। दरअसल में क्या था, दिल्ली में एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज हुआ करता था। आराम से सुनो आज एक एक बात बहुत ध्यान से। दिल्ली का एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज हुआ करता था। उसी के एक प्रोफेसर थे बच्चों, जिनका नाम था लाला हरदयाल एमए। वो भारत को आजाद कराना चाहते थे, हर भारतीय की ख्वाहिश थी। तो उन्होंने क्या कहा, भारत में रहेंगे तो हो सकता है कि हम भारत को आजाद ना करा पाए। भारत के बाहर गए, अमेरिका पहुंचे, अमेरिका के कैलिफोर्निया गए, और वहां जाने के बाद इन्होंने गदर पत्र निकाला कि हमें इसके माध्यम से भारत को क्या करना बच्चों, भारत को आजाद कराना है। लेकिन इनकी बात लीक हो गई और इन्हें पहले ही पकड़ लिया गया था बच्चों, और इन्हें काले पानी की सजा हुई थी, अमेरिका। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल ये रहा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऐसा जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? आज पढ़ने में मजा आ रहा ना तुम लोगों को? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बच्चों गंगा नदी की अगर बात करूं तो गंगा नदी, देखो गंगा नदी की थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ी सी आपको गंगा नदी की डिटेल बता रहा हूं बेटा। गंगा नदी ये हमारे भारत की नेशनल रिवर है। थोड़ी सी डिटेल आपको बता रहा हूं बच्चों। दरअसल में क्या है, जब आप देवप्रयाग में जाओगे तो आपको 2 रिवर मिलेंगी। जब आप देवप्रयाग में जाओगे तो आपको 2 नदियों का संगम मिलेगा यहां पर देवप्रयाग में, जिनमें से एक नदी का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है भागीरथी। जब ये दोनों नदी एक जगह आ जाती है तब ये नदी बेटा देवप्रयाग में आकर गंगा नदी बनाती है। तब ये नदी गंगा नदी आकर बनाती है। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो ये लंबाई के दृष्टिकोण से भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की नेशनल रिवर भी है, भारत के 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। और बाद में ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के लोग इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं छोरा हूं गंगा किनारे का। मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करता हूं वाराणसी की,
तो वाराणसी से हमारे रहने वाले कौन है बच्चों? बनारस के रहने वाले आपके आशुतोष सर, जो कि गंगा नदी के किनारे के हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद के रहने वाले अतुल सर, जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हूं गढ़ गंगा का, गढ़ मुक्तेश्वर, तो बच्चों मैं भी गंगा नदी के किनारे रहने वाला हूं। बात आ गई कानपुर, कानपुर से आपके अक्षय सर, जो कि गंगा नदी के किनारे रहने वाले हैं। अब इसका मतलब जयपुर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर गंगा नदी के किनारे नहीं है। बच्चों मैं हूं आपका गंगा नदी के किनारे से। सर कहां से? गढ़ गंगा से। हापुड़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है बच्चों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? समान नागरिक संहिता। बच्चों जयपुर से कोई टीचर नहीं है हमारे यहाँ पे, अगर कोई होगा तो मैं नहीं जानता हूं, सच बात ये भी है, मेरी टीम में कोई नहीं है। चलिए बच्चों अगर मैं बात करता हूं समान नागरिक संहिता, देखिए समान नागरिक संहिता भारत के एक राज्य सिर्फ गोवा में लागू होती है। और अगर समान नागरिकता लागू हो जाएगी तो बच्चों मैं तो दिल से कह रहा हूं अच्छा रूल है, अच्छा रूल है। सबके लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसे राइट होंगे सबके लिए, महिला हो या पुरुष हो सबको अच्छे एक जैसे कानून मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, जब प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चों, अब मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। बच्चों जिस युद्ध में 10-20 आदमी मारे जाएं या 100-200 आदमी मारे जाएं, क्या उसे युद्ध कहोगे आप बताइएगा। अगर किसी युद्ध में 10 या 20 या 50 आदमी मारे जाएं तो क्या आप उसे युद्ध कहोगे? आप कहोगे सर नहीं, वो युद्ध नहीं था, वो तो मजाक था। दरअसल में क्या था, ये कहानी सुनाऊं आपको थोड़ी सी, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? प्लासी के युद्ध की कहानी सुनना चाहते हो बच्चों? प्लासी के युद्ध की थोड़ी सी कहानी सुनना चाहते हो, आखिर क्यों हुआ था प्लासी का युद्ध? बच्चों आज आपको थोड़ा सा मैं प्लासी के युद्ध का सार बताना चाहूंगा, क्योंकि आखिर युद्ध हुए क्यों हैं उनका रीजन देखिए। मैं इसलिए थोड़ा सा अलग जाना जाता हूं क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाना जानता हूं। और बच्चों ये जो प्लासी का युद्ध है ये आखिर, अरे इसका आंसर तो पश्चिम बंगाल का सब जानते हैं, लेकिन अब सुनिएगा। दरअसल में क्या था, बंगाल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अलीवर्दी खां। ध्यान से सुनना, बंगाल के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अलीवर्दी खां। इस अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, तो इसकी 3 बेटी हुआ करती थी। ध्यान से सुनना, अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, 3 बेटी हुआ करती थी। उन तीनों बेटियों में, मान लो उन तीनों बेटियों का नाम है इना मीना डी का कुछ भी नाम है, इना मीना डी का कुछ भी नाम है। इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उसी का बेटा हुआ करता था सिराजुद्दौला, इसी का बेटा हुआ करता था बच्चों सिराजुद्दौला। तो जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि कोई भी यूरोप से आया हुआ व्यापारी क्या नहीं करेगा बेटा, क्या नहीं करेगा, वो किलेबंदी नहीं करेगा, मतलब इस तरीके से 4 दीवारी नहीं करेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि सर हमें जो है डर है कभी कोई हमारी चोरी कर ले, तो इसने कहा कि चोरी की जिम्मेवारी मेरी है, आपकी कोई चोरी नहीं करेगा, ये गारंटी है। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना, तो सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई, करीब 10, 20, 50 लोगों की डेथ हो गई। तो बच्चों आप एक बात बताना, यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति था, ध्यान से सुनो, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, अरे कोमल कुमारी रुक जाओ जरा 1 मिनट, सर पढ़ाना है, एग्जाम बिल्कुल करीब आ रहा है, कम से कम 10 क्वेश्चन बताऊंगा इस कहानी से। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, युद्ध हुआ क्यों है पहले सार तो समझो। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है आप उसको नहीं समझना चाहते हो, नहीं पढ़ा रहे आपको ये थ्योरी, हटाओ छोड़ो। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, बस हमको नहीं पढ़नी। पहले तो तुम्हारी पता नहीं आदत किन लोगों ने खराब की है क्वेश्चन पढ़ाने से। चलिए अगला देखो, शास्त्रीय नृत्य तीसरा और उनसे संबंधित नृत्यक, मतलब क्लासिकल डांस कौन सा डांस कर रहा है, ये अब आपको बताना है। दोस्तों क्लासिकल डांस कौन लेडीज कौन सा कर रही है, कौन फीमेल मेल कौन सा कर रहा है, ये आपको बताना है। नहीं बताऊंगा कहानी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा बच्चों, आप लोग पागल हो क्या? हटिए, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सवाल है सितारा देवी किस डांस से जुड़ी हुई है? सितारा देवी, ये सवाल एमटीएस के पेपर में पूछा गया था। अगर मैं सितारा देवी की बात करता हूं तो ये एमटीएस के पेपर में पूछा गया था बच्चों। यार आप लोगों के लिए मैं बता रहा था, और आप एक कोमल गुड़िया गुरुजी पेपर में टाइम कम है, अगर पेपर में टाइम कम है इसलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, वरना बहुत धीमे धीमे ना पढ़ाता।
मेरी प्यारी छोटी बहन, अगर आपको कोई चीज समझ में आए तो मुझे पूछा करो, लेकिन और बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता मैं तुम्हारे चक्कर में। आ जाओ, क्यों लड़ा गया था ये ध्यान से सुनो। बात कहती है कि सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल का नवाब बना तो इसने नवाब बनते ही अंग्रेजों से कहा कि कोई भी व्यापारी किलेबंदी नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। जब अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना तो बच्चों सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया, जिसमें कुछ अंग्रेजों की डेथ हो गई। जब कुछ अंग्रेजों की डेथ हो गई तो यहाँ पे दुनिया का एक सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति था जिसका नाम था होलवेल, जिसका नाम था बेटा होलवेल। ये होलवेल एक अंग्रेज अधिकारी था और इसने एक ड्रामा रचा। और ड्रामा क्या रचा, इसने यहां से बंगाल से हटा और मद्रास गया। मद्रास जाने के बाद इसने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों आप यहां बैठे हो, सिराजुद्दौला ने जाके देखो बंगाल में क्या कर दिया, यूं क्या कर दिया। झूठ बोला इसने कहा कि एक 13-14 का कमरा था, 13 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा। कई किताबों में उसे 5 फुट चौड़ा कमरा भी लिखा है। और आप बताओ बच्चों, 13 फुट लंबा 14 फुट चौड़े कमरे में क्या किया, फिर 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। बच्चों आप बताओ, क्या एक 13 फुट के कमरे में 146 आदमियों को बंद किया जा सकता है? आप बताइएगा, आप बताओ बच्चों कि इस 13 फुट के कमरे में 146 बंदों को बंद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बच्चों फिर भी इसने झूठ बोला। फिर क्या हुआ, 123 उसी में मर गए। जब हमने गेट छोड़ा तो 23 बचे, 23 में से 22 मर गए भागते भागते, मैं अकेला बचकर आया हूं। तो बताओ साफ साफ ये झूठ था या नहीं था? ये साफ साफ झूठ था या नहीं था? आप बताओ झूठ था या नहीं था? एक 5 फुट के कमरे में, कई किताबों में 5 फुट लिखा, कई किताबों में 13-14 लिखा है, 146 अंग्रेजों को बंद, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस बात का विश्वास किया और सिराजुद्दौला को मारने के लिए 2 व्यक्तियों को तैयार किया गया, सिराजुद्दौला को मारने के लिए। और बच्चों ये जो घटना थी, यही घटना ब्लैक होल की घटना कहलाई थी। यही घटना ब्लैक होल की घटना कहलाई थी, जो कि जून 1756 में आई थी। बेटा आपके सीजीएल के प्री पेपर में पूछा गया, बेटा जो कहानी सुनने से मना कर रहे थे, यह सवाल पेपर में पूछा गया था कि बताइएगा कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी। तो ब्लैक होल की घटना जून 1756 में घटी थी। क्या थी ब्लैक होल की घटना? कि काल कोल्ड ट्री में अंग्रेजों को बंद कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। कितने अंग्रेज थे भैया? 146। कितने फुट का कमरा? 13 फुट लंबा 14 फुट चौड़ा। भैया नहीं आएंगे, ये बिल्कुल बेवकूफ और बिल्कुल झूठा बच्चा था, है ना। और घटना कब की है? जून 1756। इस बात का बदला लेने के लिए 2 बंदे गए थे, जिनमें से एक का नाम था वाटसन, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्लाइव। अगर तुम्हारे पेपर में 3 या 4 महीने होते ना, तो जैसा पवन मोरल इतिहास पढ़ा सकता है ना, आप शायद दुनिया के किसी भी कोने में जाना, ऐसा आपको कोई सिखा नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना। तो बस अब तो वक्त की मजबूरी है बच्चों की, थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। देखो वाटसन और क्रिक दोनों को मारने के लिए भेजा किसको? भैया सिराजुद्दौला को। इसे भेजा गया नेवी कमांडर बनाकर, इसे भेजा गया आर्मी कमांडर बनाकर। बच्चों अगर मैं यहाँ गुड़गांव का रहने वाला हूं और मुझे मेरठ में जाकर किसी से लड़ाई लड़नी है, तो पहले पता करना पड़ेगा कि ये कौन है बच्चों, ये कौन है जो इसका साथ नहीं देगा। तो बच्चों इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। तो ये जो मीर जाफर था, ये किससे मिल जाता है? लॉर्ड क्लाइव से। और लॉर्ड क्लाइव इसको लालच देता है क्या? लॉर्ड क्लाइव इसको लालच देता है कि अगर आप सिराजुद्दौला को मार दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और बच्चों यही हुआ। एक तरफ से सेना आई सिराजुद्दौला की, एक तरफ से सेना आई रॉबर्ट क्लाइव की। जैसे ही क्लाइव सेना लेकर आया तो मीर जाफर सेना लेके पीछे भाग गया, बचा सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला की अंग्रेजों ने हत्या कर दी। बच्चों जब पैसे लेकर गेंद पे छक्का लगवाया जाता है तो उसे बोला जाता है मैच फिक्सिंग युद्ध। उसे बोलते हैं बच्चों मैच फिक्सिंग युद्ध। उसी तरीके से दोस्तों ये ध्यान रखना, इस युद्ध को भी उसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। और इस मैच को आप, इस युद्ध को क्या कहोगे? पैसे लेकर फिक्स किया गया युद्ध, मैच फिक्सिंग युद्ध। तो दोस्तों ये मैच फिक्सिंग युद्ध है जो कई बार आपके पेपर में आ चुका है। समझ गए ना पूरी कहानी? समझ गए पूरी कहानी? समझ गए ना। चलो इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। सर आज का अगला टॉपिक क्या है? क्लासिकल डांसर। तो ये मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक देख लीजिएगा।
ये वाला लोक कला शैली, लोक कला शैली अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये देखो रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? रंगोली। बेटा ना जाने पेपर में कितनी बार यह सवाल पूछा जा चुका है। पता है मुझे पूरा इतिहास, जो बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी तुम्हें पूरा इतिहास याद है, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बायो का स्टूडेंट हूं, टोटल साइंस का। हमने इंटर बायो से किया, बीएससी बायो से किया, उसके बाद में टोटली बायो का स्टूडेंट हूं। लेकिन आज मुझे पूरा इतिहास, पूरा पॉलिटी, पूरी बायो ऐसी याद है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं आप कभी भी। तो बच्चों रंगोली भारत के किस राज्य में होती है? रंगोली होती है महाराष्ट्र में। रंगोली के साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, रंगोली प्लस तमाशा, रंगोली प्लस तमाशा, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। रंगोली और तमाशा आपको ये 2 पॉइंट याद रखने होंगे। ये दोनों ही कहां पर होते हैं बच्चों? ये दोनों ही आपके महाराष्ट्र में होते हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया यहां से कि रंगोली भारत के किस राज्य में जुड़ा है। तो रंगोली हो या फिर आपका क्या हो, कहते हैं ना बहुत से बच्चे कि यार ये तो साइंस बैकग्राउंड से, ये क्या जीएस पढ़ाएगा ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, नमस्ते है बेटा, अल्पना। अल्पना भारत के किस राज्य क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? अल्पना, अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? बच्चों जब मैं अल्पना की बात करता हूं, अल्पना भारत के किस राज्य की? गुरुजी पश्चिम बंगाल की। अगला देखिए, अगला सवाल आता है मंडाना लोक कला शैली भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? मंडाना लोक कला शैली भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तब आपका जवाब आएगा सर ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान का कोई सा एक डांस मुझे बताइएगा, राजस्थान का कोई एक डांस जो भी आपको पता हो, राजस्थान का कोई भी एक डांस बता दो जो आपको पता हो। तो बेटा राजस्थान के डांस की अगर मैं बात करता हूं, कालबेलिया, इसे एसएससी बहुत पसंद करती है सवाल, कालबेलिया, घूमर, कालबेलिया, पनियारी, ये डांस आप जरूर याद करके जाइएगा। अगला देखो अर्पण, देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था यहां मैंने आपको पढ़ाया था अल्पना। अल्पना होता है पश्चिम बंगाल में, अल्पना है पश्चिम बंगाल पे। और बेटा अर्पण कहां पे होता है? ये देखो अर्पण होता है सर बिहार में, अर्पण होता है बिहार से। और फिर आपको बता रहा हूं इस बार एसएससी बिहार से सवाल पूछेगी, इस बार एसएससी आरबीआई से सवाल पूछेगी, इस बार एसएससी यूपी से भी सवाल पूछेगी। अगला देखिए चोकपुरना भारत के किस राज्य की कला शैली है? चोकपुरना, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। चोकपुरना, अगर मैं चोकपुरना की बात करूं तो चोकपुरना अपने उत्तर प्रदेश से, भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिएगा पुष्पों को क्रम से लगाना, पुष्पों को क्रम से लगाने की जो कला है ये क्या कहलाती है बच्चों? पुष्पों को सीक्वेंस में लगाना ये क्या कहलाता है? इकेबोतो, इकेबाना, इफेसासा या बोनसाई? तो बेटा ये कहलाता है आपका इकेबाना। ये एक जापानी कला होती है, ये एक जापानी कला होती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, इकेबाना क्या है? यार ये तो मैंने अभी बताया इकेबाना क्या है। तो इकेबाना एक जापानी कला होती है फूलों को सही तरीके से लगाना। अगला देखो ये आपको बताना है कलमकारी भारत के किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी, कलमकारी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? कलमकारी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। अगला देखिए फुलकारी, फुलकारी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? फुलकारी की अगर मैं बात करता हूं तो सर फुलकारी आपके हरियाणा से जुड़ी हुई है। अगला देखो गरबा, ये आपको बताना है गरबा भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? गरबा, गरबा भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बच्चों आपको मैं कई सारी यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं एक, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो मुझे बताना जरूर। गरबा की अगर मैं बात करता हूं, गरबा, डांडिया, लास्या और टिप्पाणी। देखो बच्चों जो व्यक्ति गरीब होता है, जो व्यक्ति गरीब होता है उसे कोई भी डंडी मार देता है, जो व्यक्ति गरीब होता है उसे कोई भी डंडी मार देता है, वो बेचारा लाचार है, कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति गरीब होता है उसे कोई भी डंडी मार देता है, वो बेचारा बड़ा लाचार होता है। और दोस्तों उस पर कोई भी टिप्पणी कर सकता है। टिप्पणी का मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा, गधा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा,
तो बच्चों ये डांस है जो आपको मैंने ट्रिक से याद कराए हैं। गरीब आदमी को कोई भी डंडी मार देता है, बेचारा लाचार पड़ा होता है, उसमें कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है। ये भारत के किस राज्य में होते वाले हैं? बेटा गुजरात में। ये ट्रिक कैसी लगी जरा एक बार बताओगे? हर राज्य के मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन बच्चों ट्रिक आपको आज याद रहेंगी, कल आप भूल जाओगे। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है, बाराबती स्टेडियम भारत के किस राज्य में पड़ता है? बाराबती स्टेडियम भारत के किस राज्य में पड़ता है? जवाब दो। तो बच्चों अगर मैं बाराबती स्टेडियम की बात करता हूं, ये है आपके कहां पर? ये है बेटा उड़ीसा में। और आज का होमवर्क सुन लो, होमवर्क ये रहा आज का आपका। क्लास कैसी लगी जरा बताओ दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको ये बताओ जरा। क्लास कैसी लगी यार? यहां ध्यान रखना, आज की पीडीएफ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 2 या 3। लेकिन मैं आज हर बच्चे का फीडबैक चेक करूंगा। तो सारे बच्चे आज फीडबैक देके जा रहे हैं, बोलो यस या नो। मैं आज तुम्हारे हर बच्चे का फीडबैक चेक करने जा रहा हूं कि आप लोग क्या लिखते हो। तो क्या फीडबैक सारे बच्चे दे रहे हो, यस या नो? भाई जो बच्चा मुझे अपना भाई मानता है, गुरु मानता है, दोस्त मानता है, वो फीडबैक देगा। जो कुछ नहीं मानता वो फीडबैक नहीं देगा। तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, सारे बच्चे फीडबैक देके जरूर जाइएगा। मैं आप सबके फीडबैक चेक करने जा रहा हूं, कल आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। कल बोर्ड पे दिखाऊंगा कि किसने फीडबैक में क्या लिखा था। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।